सुप्रभात विद्यार्थियों, और स्वागत है आज कक्षा अष्टमी के विद्यार्थियों का संस्कृत विषय की इस कक्षा में। बच्चों, आप पढ़ रहे हैं रुचिरा तृतीयो भागः, और आप आज पढ़ने वाले हैं इसके अंतर्गत तृतीयः पाठः डिजी भारतम, भाग 1 पार्ट 1। इसमें आप पढ़ेंगे पाठस्य वाचनम विवरणम च, अर्थात हम आज की इस कक्षा में इस पूरे पाठ का वाचन करेंगे और इसके कुछ हिस्से का हम विवरण देखेंगे, अर्थात उसमें आए हुए सारे शब्दों का अर्थ, उन पंक्तियों का अर्थ और वहाँ पर आई हुई व्याकरण संबंधित विषय वस्तुओं को हम यहाँ पर देखेंगे। बच्चों, आप व्याकरण संबंधित विषय वस्तु और शब्दार्थ अपनी अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए। ये शब्द एक ऐसा शब्द है जिसे शायद ही कोई भारतीय हो जो वर्तमान में अपरिचित हो। डिजी भारतम, इस शब्द से सभी भारतीय बहुत अच्छे से परिचित हैं और आज हम इसका बहुतायत में प्रयोग भी करते हैं। ये डिजी भारतम अर्थात इंग्लिश में जिसे आप सुनते हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया का ही संस्कृत रूप डिजी भारतम आपके पाठ के रूप में यहाँ पर है। आपका तीसरा पाठ है। हम सबसे पहले इस पाठ का यहाँ पर परिचय वाचन करते हैं, प्रारंभ करते हैं। डिजी भारतम। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। लीजिए बच्चों, इसे हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम इस पूरे पाठ का यहाँ वाचन करेंगे। आप सभी इसे ध्यान से सुनें और इसका स्वयं वाचन करने का प्रयास करें। बार बार सुनें, बार बार वाचन करें। रीडिंग आना बहुत आवश्यक है, इसलिए हम यहाँ पर आपको पूरे पाठ की रीडिंग दे रहे हैं, करवा भी रहे हैं। और आपसे फिर से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इसकी रीडिंग को सबसे पहले अच्छे से कंप्लीट करें, आप इसे पढ़ना अच्छे से सीखें। तो ये डिजिटल भारत एक पाठ है। आपको बहुत सारी नई नई जानकारियाँ, नई नई चीज़ों के बारे में, ये डिजिटल इंडिया के बारे में पाठ भले ही है, पर इस पाठ में भारत की प्राचीन युग से लेकर आधुनिक युग तक हमने किस तरह से अपने संचार के माध्यमों में विस्तार किया है, उन्नति की है, कैसी हमारी ये प्रगति यात्रा रही है, ये पूरा हम इस पाठ के माध्यम से बच्चों देखने वाले हैं। तो हम चालू करते हैं। सबसे पहले आज इस पाठ का वाचन, डिजी भारतम पाठ का वाचन करेंगे हम। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्, विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम् आरब्धम्। परवर्तिनि काले करगदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां करगदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। टङ्कणयन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टङ्किता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। समाचारपत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। करगदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनन्तरं द्वितीयः भागः
अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तौ। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि सङ्गणकयन्त्रेण सम्पाद्यन्ते। बहुविधाः अनुप्रयोगाः ऐप् मुद्राहीनाय विनिमयाय कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायकाः सन्ति। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि सन्दर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनन्दं गृह्णीमः। चिकित्सालयेऽपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकताद्य नानुभूयते। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई-बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पठनार्थं पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। लेखनार्थम् अभ्यासपुस्तिकायाः, करगदस्य वा नूतनज्ञानान्वेषणार्थं शब्दकोशस्यावापि आवश्यकतापि न भविष्यति। अपरिचितमार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। एतत् सर्वम् एकेनैव यन्त्रेण कर्तुं शक्यते। शाकादिक्रयार्थं, फलक्रयार्थं, विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं, चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं, विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं, किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषयन्त्रमेव अलम्। डिजिभारतम् इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। बच्चों, यहाँ इस पाठ का ये वाचन पूर्ण हुआ। अब हम पंक्तिशः आज इसके भाग 1 में हम अब इसका विवरण प्रारंभ करते हैं। पंक्तिशः अर्थ देखने के पूर्व बच्चों, इस पाठ में आने वाली व्याकरण की सबसे मूलभूत चीज विशेषण विशेष्य भावः, उससे मैं आपको यहाँ संक्षिप्त में परिचय करवा देता हूँ। ये विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। किम नाम विशेषण पदम, किम नाम विशेषण पदम, यत् पदम अन्य पदस्य वैशिष्ट्यं बोधयति तत्पदम विशेषणं भवति। अर्थात यस्य पदस्य उच्चारणेन अन्य पदस्य गुणानां बोधः भवति तत् विशेषण पदम उच्यते। अर्थात जो पद अन्य पद की विशेषता का बोध कराता है उसे हम विशेषण कहते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जिस पद के उच्चारण से हमें किसी अन्य पद के गुणों के बारे में पता चलता है उसे हम विशेषण कहते हैं। किम नाम विशेष्य पदम तथा च विशेषणं यस्य पदस्य वैशिष्ट्यं बोधयति तत् विशेष्य पदम उच्यते। यथा सुंदरः बालकः, सुंदरः विशेषण पदम, बालकः विशेष्य पदम। अर्थात सुंदर इस पद से बालक के गुणों का बोध हो रहा है, इसलिए यह विशेषण हुआ और यह विशेष्य हुआ। आगे, क्रूरः सिंहः, उष्णं जलम, स्वादिष्टं भोजनम, एतानि पदानि विशेषण पदानि वर्तन्ते। और एतानि सर्वाणि पदानि विशेष्य पदानि सन्ति, यानी ये सारे पद विशेषण हैं। अर्थात यहाँ आए हुए विशेष्य पदों के गुणों का बोध कराने वाले हैं, इसलिए ये विशेषण हैं और ये यहाँ विशेष्य हैं। इसलिए क्या ध्यान रखने लायक है यहाँ पर, और ध्यातव्य
विशेषण पदस्य लिंग विभक्ति वचनानि विशेष्यम अनुसरन्ति, यानी विशेषण पद के जो लिंग विभक्ति और वचन हैं वे अपने विशेष्य का ही अनुसरण करते हैं। बच्चों, अब हम इस पाठ की पंक्तिशः भावार्थ, अर्थ, शब्दार्थ आदि देखना प्रारंभ करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अर्थात यहाँ पर अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य, ये जो पद है इसमें आए हुए सब पहले हम जो संधि है उसको अलग अलग कर देते हैं। इति प्लस अस्य इत्यस्य, ये यहाँ पर हमने संधि विच्छेद किया। अब हम इसका शब्दार्थ देखेंगे। अद्य संपूर्ण विश्वे, अद्य अर्थात आज, टुडे, आज के समय में, संपूर्ण विश्वे, संपूर्ण जगति, संसारे, डिजिटल इंडिया इत्यस्य अर्थात इति शब्दस्य, इस शब्द की चर्चा श्रूयते। श्रूयते अर्थात सुनाई देती है चर्चा। अर्थात अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः, अस्य पदस्य अर्थात डिजिटल इंडिया इति पदस्य, अर्थात डिजिटल इंडिया इस पद का कः भावः, क्या भाव है, इति मनसि अर्थात मन में, जिज्ञासा, जिज्ञासा अर्थात ज्ञातुम इच्छा, अर्थात जानने की इच्छा, उत्पद्यते, उत्पन्न होती है। कुछ बोध प्रश्न देखेंगे हम। अद्य संपूर्ण विश्वे कस्य चर्चा श्रूयते। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। मनसि क्या जिज्ञासा उत्पद्यते। डिजिटल इंडिया अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अर्थात ये डिजिटल इंडिया इस शब्द का क्या मतलब है, यह सुनकर मेरे मन में एक जिज्ञासा होती है कि वाह, ये मुझे जानना है कि ये डिजिटल इंडिया क्या है, अर्थात डिजि भारतम क्या है। हिंदी में अर्थ, आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इस शब्द की चर्चा सुनाई देती है। इस पद का क्या भाव है, मन में ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि, ये संधि युक्त पद है, इसे हम सबसे पहले अलग अलग किया। आवश्यकता प्लस अपि, आवश्यकता प्लस अपि, आवश्यकतापि। शब्दार्थः काल परिवर्तनेन सह, अर्थात काल परिवर्तन के साथ, समय बदलने के साथ। बच्चों देखिए यहाँ व्याकरण की दृष्टि से सहयोगे तृतीया विभक्ति भवति। सह के साथ में आने वाले शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामेण सह सीता वनम गच्छति, सीता वनम गच्छति, केन सह, रामेण सह। तो राम शब्द में तृतीया विभक्ति आएगी, रामेण सह, राम के साथ। इसी तरह तथैव, उसी तरह काल परिवर्तनेन सह, काल परिवर्तन के साथ। और इसी तरह आप वाक्य बना सकते हैं, है ना। आप राम लक्ष्मण के साथ, यानी लक्ष्मणेन सह, बालक के साथ, बालकेन सह, अध्यापक के साथ, अध्यापकेन सह। इस तरह से आप आगे वाक्य बना सकते हैं। काल परिवर्तनेन सह, यानी काल परिवर्तन के साथ मानवस्य, कस्य, मानवस्य अर्थात मनुष्य की आवश्यकता भी अर्थात आवश्यकताएं भी परिवर्तते, बदलती है। अवबोध प्रश्न, का परिवर्तते, का परिवर्तते, आवश्यकता परिवर्तते। कस्य आवश्यकता परिवर्तते, मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। हिंदी में अर्थ, काल परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है।
तात्पर्य यह है कि पहले हमारी कुछ आवश्यकताएं अलग थी, आज से 100 वर्ष पूर्व। आज आवश्यकताएं अलग हैं और आज से कुछ समय बाद हमारी आवश्यकताएं अलग होंगी। तो इस तरह से ये आवश्यकताएं बदलने का जो क्रम है वही हमें नई नई चीज़ों के आविष्कार और उन्नति के लिए प्रोत्साहित करता है और हमें प्रेरणा देता है। चलिए आगे। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। तो जो आपने पढ़ा कि हमारी आवश्यकताएं समय समय के साथ बदलती गई। तो पहले आवश्यकताएं क्या थी और अब क्या हैं, आगे क्या होंगी, ये पूरा हम इस पाठ में पढ़ेंगे इस डिजिटल इंडिया के माध्यम से। प्राचीन काले यहाँ ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। देखिए श्रुति परंपरा, उसका ये चित्र है। शब्दार्थ देखते हैं हम। प्राचीन काले, इसका विलोम होगा आधुनिक काले। प्राचीन काले अर्थात पूर्व के समय में, आधुनिक काले अर्थात वर्तमान समय में, अधुना आज के समय में, है ना। ये इसका विलोम है, ये विलोम के लिए चिन्ह है। आगे ज्ञानस्य आदान प्रदानम, ज्ञान का आदान प्रदान, लेना और देना। आदान यानी ग्रहण करना, प्रदानम अर्थात देना, ये दोनों विलोम है। आदानम प्रदानम विलोम है। कीदृशमासीत् मौखिकम अर्थात मुख के माध्यम से था। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, पूर्व के समय में ज्ञान का आदान प्रदान मुख से ही होता था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, श्रुति परंपरा अर्थात श्रवण परंपरा, सुनने की परंपरा थी। पहले सुनकर के ही विद्या गृह्यते स्म, विद्या ग्रहण की जाती थी। गृह्यते अर्थात ग्रहणम क्रियते, ग्रहण किया जाना। देखिए बच्चों, यहाँ व्याकरण की दृष्टि से वर्तमान काले पठति शब्द बनता है, भूतकाले अपठत। और एक दूसरा तरीका है अपठत, अर्थात ये भूतकाल का शब्द है, इसी को भूतकाल में दूसरी तरीके से बना सकते हैं हम, पठति स्म, अर्थात पठति के आगे जब हम स्म लगा देते हैं तो यही वर्तमान काल का वाचक जो क्रियापद है वह भूतकाल का वाचक हो जाता है। जैसे यहाँ गृह्यते, ये वर्तमान काल वाचक है, पर इसके साथ में स्म आने से ये भूतकाल वाचक हो जाता है। इसका अर्थ होता है विद्या भी श्रुति परंपरा अर्थात सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। देखिए अब बोध प्रश्न। कस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, कस्य ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। कदा ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। का श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। हिंदी में अर्थ, प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक ही होता था और विद्या भी श्रुति परंपरा से अर्थात सुनकर ग्रहण की जाती थी। आप देख रहे हैं इस चित्र में बच्चों, पहले विद्या ग्रहण करने का यही माध्यम था। ये गुरुजी बैठे हैं, सामने शिष्य बैठे हैं, वे बोल रहे हैं और बच्चे सुन रहे हैं। इसी माध्यम से वर्षों गुरुकुल में रहकर के विद्यार्थी अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे, यानी सुनकर। अर्थात आप समझ सकते हैं, जब हम केवल मात्र सुनकर के हमें शिक्षा ग्रहण करनी हो तो हमें अपने उपयोग को कितना स्थिर करना होगा। इसीलिए पूर्व के जो हमारे ऋषि मुनि थे उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती थी। तो प्राचीन समय में ये विद्या श्रुति परंपरा से किस तरह ग्रहण की जाती थी, ये उसका एक चित्र है। आगे चलते हैं। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। ये तालपत्र और भोजपत्रों के चित्र हैं यहाँ पर, है ना। पहले ये ताड़पत्र होते थे जिन पर इस तरह से लिखा जाता था। अनंतरम तालपत्रोपरि, संधि विच्छेद, तालपत्र प्लस उपरि, भोजपत्रोपरि, भोजपत्र प्लस उपरि। शब्दार्थ, अनंतरम अर्थात इसके पश्चात, कस्य अनंतरम, श्रुति परंपराया विद्या गृह्यते, अर्थात सुनकर के जो विद्या ग्रहण की जाती थी उसके बाद में।
क्या हुआ? तालपत्रोपरि, तालपत्र के ऊपरी अर्थात ऊपर, भोजपत्रोपरि अर्थात भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्यम आरब्धम, प्रारंभ हुआ। आरब्धम अर्थात प्रारंभ हुआ। किम आरब्धम? लेखन कार्यम आरब्धम। कस्य उपरि लेखन कार्यम आरब्धम? तालपत्रस्य भोजपत्रस्य च उपरि लेखन कार्यम आरब्धम। कस्य अनंतरम? किसके बाद? तालपत्रस्य भोजपत्रस्य च उपरि लेखन कार्यम आरब्धम। श्रुति परंपरया अनंतरम, यानी श्रुति परंपरा के बाद तालपत्रस्य भोजपत्रस्य च उपरि लेखन कार्यम आरब्धम। हिंदी में अर्थ, इसके बाद ताड़पत्र और भोजपत्र पर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। बच्चों आपने देखा इस लाइन में, पहले सुनकर के विद्या ग्रहण की जाती थी, उसके बाद आप हजारों साल पुराने हमारे जो शास्त्र हैं वो इसी तरह के ताड़पत्रों पर कांटे के माध्यम से इन पर एक लेप लगाया जाता था और फिर कांटों के माध्यम से हमारे प्राचीन ऋषि मुनि और आचार्य बड़ी मेहनत करके लिखते थे। भारत एक ज्ञान प्रधान देश रहा है और यहाँ की हजारों साल पुराने शास्त्र बहुत कठिन परिश्रम करके निर्मित किए गए थे। उनका ये कुछ चित्र मैंने आपको यहाँ दिखाए हैं। आगे चलते हैं। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। ये कर्गद है और ये लेखनी है। सर्वेषामेव, संधि देखें, संधि विच्छेद, सर्वेषामेव, सर्वेषाम एव, कर्गदोपरि, कर्गद ऊपरी। शब्दार्थ, परिवर्तिनी काले यानी परिवर्तन के समय में, जैसे ही समय परिवर्तित हो गया उसी के साथ कर्गदस्य अर्थात कागज के, लेखन्याः अर्थात लेखनी के। देखिए बच्चों इनमें षष्ठी विभक्ति है, जैसे षष्ठी विभक्ति में शब्द बनते हैं रामस्य, रामयोः, रामाणाम, ऐसे ही कर्गद से कर्गदस्य षष्ठी विभक्ति किस अर्थ में होती है? का, की, के, ऑफ, इस मीनिंग में। तो रामस्य, कर्गदस्य, है ना। ऐसे ही मनोगतानाम और भावानाम, ऐसे राम से रामाणाम, मनोगत से मनोगतानाम, भाव से भावानाम, इन सभी शब्दों में षष्ठी विभक्ति है। आगे देखते हैं। परिवर्तनी काले कर्गदस्य अर्थात कागज के, लेखन्याः, ये लेखनी शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन है, यानी लेखनी के, आविष्कारेण, आविष्कार से, सर्वेषामेव, सबके ही, मनोगतानाम भावानाम, मनोगत अर्थात मन में आए हुए, भावानाम यानी भावों का, कर्गद ऊपरी यानी कागज के ऊपर, लेखनम प्रारब्धम अर्थात लेखन प्रारंभ हुआ। ये मनोगतानाम भावानाम, यहाँ पर इसमें मनोगत विशेषण है और भावानाम, मनोगतानाम विशेषण है और भावानाम यहाँ पर विशेष्य है। यहाँ विशेषण और विशेष्य। आगे हम देखते हैं बोध प्रश्न। परिवर्तिनी काले कस्य कस्य च आविष्कारः जातः। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारः जातः। परिवर्तिनी काले कस्य उपरि लेखनं प्रारब्धम्। परिवर्तिनी काले कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। कर्गदोपरि केषां लेखनं प्रारब्धम्। कर्गदोपरि मनोगतानां भावानां लेखनं प्रारब्धम्। अत्र विशेषण पदं किम्? मनोगतानाम् इति विशेषण पदं, भावानाम् इति विशेष्य पदस्य, अर्थात भावानाम इस विशेष्य पद का यहाँ मनोगतानाम यह विशेषण पद है। हिंदी में अर्थ, समय के बदलने पर कागज व लेखनी के आविष्कार के साथ सभी के मनोभावों का कागज के ऊपर लेखन प्रारंभ हुआ। तो बच्चों पहले श्रुति परंपरा थी, श्रवण परंपरा, उसके बाद ताड़पत्र पर लेखन प्रारंभ हुआ, उसके बाद कागज और पेन के माध्यम से लेखन प्रारंभ हुआ। आगे, टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्र है टाइपिंग मशीन। शब्दार्थ, टंकण यंत्रस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, अर्थात टाइपिंग मशीन के आविष्कारेण, आविष्कार से, तो लिखिता सामग्री, टंकिता, लिखिता अर्थात लिखी हुई सामग्री, टंकिता सती, टंकित अर्थात टाइप्ड, टाइपिंग की हुई, बहुकालाय बहुत समय के लिए, सुरक्षिता अतिष्ठत अर्थात सुरक्षित हो गई। व्याकरण, लिखिता और टंकिता सामग्री,
यहाँ सामग्री विशेष्य पद है और लिखिता और टंकिता इसके विशेषण पद हैं। लिखिता सामग्री और टंकिता सामग्री, ये टंकिता और लिखिता इसके विशेषण हैं। यहाँ सामग्री के जो विशेषता है बताने वाले ये दोनों पद हैं। आगे हम बोध प्रश्न देखते हैं। का सुरक्षिता अतिष्ठत्, लिखिता सामग्री सुरक्षिता अतिष्ठत्। कस्य आविष्कारेण लिखिता सामग्री सुरक्षिता अतिष्ठत्, टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण लिखिता सामग्री सुरक्षिता अतिष्ठत्। कीदृशी लिखिता सामग्री सुरक्षिता अतिष्ठत्, टंकिता सती लिखिता सामग्री सुरक्षिता अतिष्ठत्। हिंदी में अर्थ, टाइपिंग मशीन के आविष्कार से लिखित सामग्री टाइप होकर बहुत समय के लिए सुरक्षित हो गई। इसके बाद टाइपिंग मशीन का आविष्कार हो गया और उसके बाद वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। संधि विच्छेद देखेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पुनः प्लस अपि, पुनरपि, एतत् संगणक यंत्रम, यह संगणक यंत्र है। शब्दार्थ देखेंगे। वैज्ञानिक प्रविधि, प्रविधि शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है प्रविधेः। प्रविधि अर्थात तकनीकी, टेक्निक। तो जो साइंस टेक्नोलॉजी थी उसकी प्रगति यात्रा यानी आगे बढ़ने की जो यात्रा थी, पुनः अपि उसके बाद भी, अग्रे गता आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि आज सभी कार्य, संगणक नामकेन यंत्रेण अर्थात कंप्यूटर नामक यंत्र से साधितानि भवन्ति, साधित होते हैं, संपन्न होते हैं। अर्थात वैज्ञानिक साइंस टेक्नोलॉजी की जो प्रगति यात्रा थी वो और आगे गई। आज सभी कार्य संगणक नामक यंत्र से संपन्न होते हैं। व्याकरणम, सर्वाणि ये विशेषण है, कार्याणि ये विशेष्य है। बोध प्रश्न। कस्य प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, कस्य वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन यंत्रेण साधितानि भवन्ति, अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। वैज्ञानिक प्रविधि की प्रगति यात्रा इसके भी आगे गई। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से संपन्न हो रहे हैं। तो अब कंप्यूटर का आविष्कार हो गया बच्चों। आपने देखा अभी तक क्या क्या चीजें आई। आगे, समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। बच्चों यहाँ तक हमने क्या देखा। सबसे पहले कौन सी परंपरा थी? श्रुति परंपरा। उसके बाद भोजपत्र और ताड़पत्र के ऊपर लेखन प्रारंभ हुआ। तदनंतर कागज और पेन का आविष्कार हुआ। फिर उसके बाद टाइपिंग मशीन आई, उसके माध्यम से लेखन प्रारंभ हुआ। और अब हमारे सामने कंप्यूटर है जिसके माध्यम से हम सारे कार्य करते हैं। देखिए, समाचार पत्राणि, समाचार पत्रम, पुस्तकानि च, पुस्तकानि च, कंप्यूटर माध्यमेन, समाचार पत्राणि अर्थात न्यूज़पेपर, कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते अर्थात पढ़े जाते हैं, लिख्यन्ते अर्थात लिखे जाते हैं। बच्चों आप देखिए, आज सारे जो भी आप न्यूज़पेपर वगैरह हैं, ई न्यूज़पेपर, ई बुक्स, आप टैबलेट्स के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। यही यहाँ पर कहा गया है। देखिए व्याकरण में क्या है, यहाँ पठ्यते और लिख्यते इसका प्रयोग है। छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है। छात्रेण पठ्यते, छात्र के द्वारा पढ़ा जाता है। ये क्या है? ये कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य है, जिन्हें आप इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो यहाँ छात्रः पठति, यहाँ कर्मवाच्य बनेगा छात्रेण पठ्यते। छात्रः लिखति, छात्रेण लिख्यते। इसी तरह यहाँ बना है समाचार पत्राणि यानी अखबार, पुस्तकानि अर्थात पुस्तकें, कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते। तृतीय विभक्ति आ जाती है जब हम कर्मवाच्य में बनाते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़े जाते हैं और कंप्यूटर माध्यमेन लिख्यन्ते च, और कंप्यूटर के माध्यम से ही लिखे जा रहे हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च केन माध्यमेन पठ्यन्ते, समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते। कानि कानि च कंप्यूटर माध्यमेन लिख्यन्ते, समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन लिख्यन्ते। हिंदी में अर्थ,
समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ी व लिखी जाती हैं। बच्चों, अब कंप्यूटर का आविष्कार हो गया, इसके बाद आगे चलते हैं। क्या फायदे होंगे इससे, वो हम यहाँ पर देखते हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म, परं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। कर्गद उद्योगे, संधि विच्छेद होगा कर्गद उद्योगे, ठीक है, कर्गद प्लस उद्योगे। शब्दार्थ, कर्गद उद्योगे अर्थात कागज के उद्योग में, पेपर मिल्स में, वृक्षाः पादपाः पेड़, कर्त्यन्ते स्म, कर्त्यन्ते अर्थात काटे जाते हैं, और कर्त्यन्ते स्म अर्थात काटे जाते थे। आपको पूर्व में भी बताया है, भी हमने पढ़ाते समय, स्म जब आगे किसी क्रियापद के जुड़ जाता है, वर्तमान वाचक क्रियापद के आगे, तो वह वर्तमान का बोध न करा के भूतकाल का हमें ज्ञान कराती है। कर्त्यन्ते स्म अर्थात काटे जाते थे। कागज के उद्योग में पहले बहुत अधिक पेड़ काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, बट लेकिन संगणक अर्थात कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने यानी पेड़ों की कटाई में न्यूनता अर्थात कमी भविष्यति होगी ही इति विश्वास, यह विश्वास। देखिए ये कैसे है बना हुआ है, पिछली बार की तरह, मानवाः वृक्षान कर्तयन्ति। मानवाः ये एक्टिव वॉइस है, कर्तृवाच्य। जब कर्मवाच्य में बनाएंगे तो हम जो कर्ता है वो तृतीय विभक्ति में परिवर्तित होगा। मानवाः से मानवही, वृक्षान ये द्वितीय विभक्ति वाला पद प्रथमा विभक्ति में बदलेगा, कर्तयन्ति से हो जाएगा कर्त्यन्ते, यानी मानवही वृक्षाः कर्त्यन्ते। ठीक है, देखिए आप फिर से, कागज के उद्योग में वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म, वृक्ष काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, लेकिन कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति, वृक्षों की कटाई में कमी आएगी इति विश्वास, ऐसा विश्वास है। देखिए, कस्य उद्योगे वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म, कर्गद उद्योगे वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। कस्य प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति, संगणकस्य प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति। कस्य प्रयोगेण, संगणकस्य प्रयोगेण। वृक्षाणां कर्तने न्यूनता कथं भविष्यति, संगणकस्य प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति। अर्थात बच्चों, संगणक का जितना अधिक हम प्रयोग करेंगे उससे वृक्षों के कटाई में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि जो पेपर बनाया जाता था अब हमें उस पेपर की जरूरत, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा आज वर्तमान की जो टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ है उससे पर्यावरण को भी है फायदा हो रहा है। चलिए इसका हिंदी में अर्थ, पूर्व में कागज उद्योग में वृक्ष काटे जाते थे, परंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों के कटने में कमी आएगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन अर्थात इससे, इससे अर्थात केन, संगणकस्य प्रयोगेण अर्थात संगणक के प्रयोग से, पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि, दिशि अर्थात दिशा में, कस्याः दिशि, पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि अर्थात पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति। महान उपकारः, यह विशेषण है महान, और उपकारः इसका विशेष्य है। यानी इससे अर्थात संगणक के प्रयोग से पर्यावरण सुरक्षा में पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। बोध प्रश्न, कस्याः दिशि महान उपकारो भविष्यति, पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। कथम पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, कथम अर्थात कैसे, संगणकस्य प्रयोगेण अर्थात संगणक के प्रयोग से पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। तो बच्चों, अभी तक हमने आज पढ़ा कि किस तरह से जो हमारी वैज्ञानिक प्रगति की यात्रा थी वह आई। सबसे पहले श्रवण परंपरा थी, उसके बाद भोजपत्र के और ताड़पत्र के ऊपर लेखन प्रारंभ हुआ, और तदनंतर लेखनी और कागज का आविष्कार हुआ, और उसके बाद टंकड़ यंत्र हमारे सामने आया,
फिर संगणक यंत्र आया हमारे सामने और आज हम उसी का प्रयोग करते हैं और इससे पर्यावरण को बहुत अधिक फायदा लाभ भी हो रहा है। इसलिए हमें यथासंभव अधिकाधिक संगणक आदि वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग अपने जीवन में करना चाहिए। ये हमने अभी तक पढ़ा है और आगे इस पाठ का शेष भाग हम आगे की कक्षा में देखेंगे। तब तक आपका दिन